नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त मानसून का सीजन चल रहा है। मानसून के इस मौसम में हर तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है। हर व्यक्ति अपने आप में खुश नज़र आता है। किसानों की बात करें तो वो फसल बोते हैं जो आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं। लेकिन इस बरसात के मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमें परेशान भी करती हैं। और बात करें हर चिकित्सा पद्धति की, तो हर चिकित्सा पद्धति में इन बीमारियों से बचाव के अनेक तरीके से उपाय किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस कड़ी में बरसात की ऋतु में, इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में, और वो हम बात करेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद हमारे समाज में सनातन वक्त से चली आ रही एक चिकित्सा की पद्धति है और इसके जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में और इससे होने वाले बचाव के बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर सुनीता रावत जी। सुनीता जी, स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आइए हम आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, आपसे पहला सवाल यही बनता है कि बरसात के इस मौसम में, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखी जाती हैं? देखिए सर, बरसात के मौसम में कई इस तरह के रोग हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज पर, जो कि हमारे संक्रमित भोजन और दूषित पानी से होते हैं। उनमें से खास तौर पर है डायरिया है, हैजा है और आपके आंतरिक ज्वर है, पैचिस है, गृहिणी रोग है, मतलब पेट से संबंधित विकार। क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो वर्षा ऋतु में कमज़ोर हो जाता है, और ख़ास करके आजकल भौतिकतावादी युग में लोग फास्ट फूड का जो ट्रेंड चल गया है, लोग नहीं मानते हैं कि हमें घर का ही खाना है, लेकिन वो रोड साइड का कई बार भोज्य पदार्थ सेवन कर लेते हैं। जी। हमें नहीं पता होता है कि ये कितना हाइजीनिक है या कितना संक्रमित है। फिर भी हम जीभ के स्वाद के कारण या कि घर पर कौन ताज़ा भोजन बनाएगा, इस तरह के कारणों का सेवन कर लेते हैं और इस तरह के रोग हो जाते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो आसपास के खाली जगह है या जो भी घरों के कूलर है, इन चीज़ों में जो पानी कलेक्ट हो जाता है तो उसमें काफ़ी तरह के जो मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जो मॉस्कीटो हैं वो कई तरह के, जैसे कि मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया है, दूसरा जो एडीज मच्छर है उसके काटने से चिकनगुनिया है, और साथ में ही आपको डेंगू फीवर, इस तरह के जो फीवर हैं जो इस मौसम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि इसमें एयरबॉर्न डिजीज़ भी, जो कि हवा के प्रदूषण से भी उत्पन्न होते हैं। कई बार हम कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं और हम मास्क का प्रयोग नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति को इससे इन्फेक्शन है और उसने छींका है तो उसके जो छींक के माध्यम से जो वायरस उत्पन्न होते हैं वो हमारे डायरेक्ट श्वसन संस्थान को प्रभावित करते हैं, और यह एक एयरबॉर्न डिजीज, हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें कॉमन कोल्ड आता है, नजला है और आपके एक फ्लू, इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। अगला मैं बताना चाहूँगी स्किन रोग। इस मौसम में वेदर में नमी होती है और सीलन युक्त हर जगह नमी ही नमी, आपके कपड़ों को ले लें, आपके बिस्तर को ले लें, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें नमी युक्त वातावरण मिलता है। तो इसमें खास रूप से हमें स्किन रोगों में एक पीडियाट्रिटिस जो रोग है, जो कि खास करके हमारे पैरों की उंगलियों में हो जाता है, और अधिक नमी युक्त स्थान में अधिक देर तक रहने से पैरों में जो खुजली और जलन जैसी इस तरह की एक स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का रोग हो जाता है। एक आपको रिंगवॉर्म, जो कि इस मौसम में देखने को मिलता है। खास रूप से यह फैलने वाला रोग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे के टॉवेल हैं, एक दूसरे के जो बिस्तर हैं या क्लोथ्स हैं वो पहन लेते हैं, तो ये भी एक तरह से फैलने वाला रोग है। इस तरह के ये रोग हमें देखने को मिलते हैं। हमारा पाचन संस्थान भी इसमें कमज़ोर होता है और हमें भोजन पचाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह के रोग हमें इस मौसम में देखने को मिलते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने रोग बताए अभी बरसात के जो मौसम में, वर्षा ऋतु में जो होने वाले ये रोग हैं, इनसे बचाव के लिए हर चिकित्सा पद्धति में अलग अलग तरीके से इनका इलाज किया जाता है। आज हम बात करेंगे आपसे इस आयुर्वेद में इन रोगों से बचाव के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको मॉस्कीटोजन जो रोग बताए हैं, तो सबसे पहले तो हम इसमें
मच्छरों को सफाया करने के लिए, जैसे कि पहले के ज़माने में, आज भी डीडीटी पाउडर को घोल करके इसका फॉगिंग कराना चाहिए। और हो सके तो, कुछ नहीं है तो सूखी नीम की पत्तियों को जलाकर भी हम नेचुरल तरीके से मच्छरों से निजात पा सकते हैं। और सब जगह तो संभव नहीं है, कहीं हमें जाना आना भी पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ मच्छर नहीं मिलेगा, तो हमें फुल कपड़ों का यूज़ करना चाहिए और भी कुछ ऐसे जेल या लोशन प्रिकॉशन के रूप में लगाना चाहिए जिससे कि हम इस तरह के रोगों से बच सकें जी। और साथ में बात करेंगे जो पाचन संस्थान से संबंधित रोग हैं, हमें एक रूट साइड का जो फूड है, जो हम कई बार पानी बतासी का यूज़ कर लेते हैं स्वाद के वर्ष, तो इस तरह का नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो कितना हाइजीनिक है। तो इसके लिए हमें घर का ही बना हुआ ताज़ा भोजन, बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। आहार में हम जो भी हम 4-5 लोगों के लिए चपाती के लिए जो आटा लगाते हैं उसमें कम से कम डेल हम अगर 4-5 चुटकी अजवाइन भी डाल लें तो वो हमारे लिए, हमारे पाचन संस्थान के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और हमारा जो रसोई घर है उसमें काफ़ी ऐसी मसाले हैं जो कि एक आयुर्वेद से ही जुड़े हुए द्रव्य हैं, जैसे कि हींग है, अजवाइन तो मैंने अभी बता ही दी आपको, काली मिर्च भी है, एक छोटी सी लौंग कितनी कारगर होती है उल्टी और दस्त में, ये सभी जानते हैं क्योंकि हमारे पहले ज़माने में इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी। मॉडर्न तो हमारी जो माता बहनें हैं वो कई बार हमें लौंग का पानी उल्टी के बाद या दस्त के बाद भी जो मेथी की फांकी 1 चम्मच दे देती थी, तो इससे भी हमें काफ़ी निजात मिल जाती थी। और जब डायरिया हो ही गया है तो हमें उसको रोकने के लिए आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियाँ बताई हैं, जैसे कि बिल्व का चूर्ण है। बेल को सभी जानते हैं, हम गर्मियों में जो बेल का जूस पीते हैं उसी का एक गिरी से बनाया हुआ चूर्ण है, तो उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम हम छाछ के साथ लेते हैं तो भी हमारा जो पाचन संस्थान है, जो डायरिया है, जो पेचिस है, उसको दूर करता है। और साथ में हमारे भोजन में जो छाछ है, दही है, उसमें अम्लता नहीं होनी चाहिए। जो मूंग की खिचड़ी हम सभी जानते हैं, पर ज़रूरत है इसको हमें अपने व्यवहार में लाने की, इनको अपनाने की। तो इस तरह से हम ये जो पेट से संबंधित रोग हैं इनसे भी निजात पालेंगे। आगे चल के जो एयरबोर्न डिजीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तो इससे बचने के लिए हमें ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें आदत होती है कि चलो कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कहा भी है आयुर्वेद में, सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम हिरास्येतु विशेषज प्रवृत्ति रोहस्यतु, अर्थात जो कारण हमारे भोजन में लेने से, जैसे ठंडी चीज़ें हैं तो स्वाभाविक है ठंडी ही शीतजन जो रोग होते हैं, जैसे कि श्वसन संस्थान का, जैसे अभी कॉमन कोल्ड है, तो हमें इस समय उन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए कि हम एक जैसा भोजन नहीं कर सकते। हर ऋतु में अलग तरह का रहन सहन है, अलग तरह का खान पान है। तो वर्षा ऋतु में जो गर्म भोजन का है, जो ताज़ा गर्म पानी, जो कि हम बिना बॉइल्ड पानी नहीं लेना चाहिए इसमें। और साथ में अगर हम चाहें तो सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इनका चूर्ण बना के रख लें और 4-4 चुटकी अगर हम इसको शहद से भी लेते हैं तो अभी हमें इससे कॉमन कोल्ड में और नज़ला में आराम मिल जाता है। रही स्किन रोगों की बात, तो इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमें नेचुरल रूप से जो नीम को सभी जानते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर, जो भी आपका प्रभावित स्थान है, जैसे कि रिंगवर्म का है या जो अभी मैंने टीनिया पेडिस बताया इसका है, तो इनको धोना चाहिए। और हो सके तो हमें इसमें सूखे शुष्क वस्त्र और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो इन वस्त्रों को हमें धूप दिखाना चाहिए जब भी मौका मिले, क्योंकि जो जर्म है वो ज़्यादा रूप में हम किससे मार सकते हैं उनको, धूप के माध्यम से, क्योंकि धूप ही एक प्राकृतिक कीटाणुओं को नष्ट करने का एक तरीका है। धूप में विटामिन डी होती है जो कि हमारी बॉडी में अपनी हड्डियों को मजबूत करने का और भी जो वायरस हैं उसको दूर करने का कार्य करती है। साथ ही अगर हम चाहें तो तेल के रूप में नीम के पत्तों को या कनेर के पत्तों को या करंज के पत्तों को या जो काली मिर्च है उसको भी अगर हम पका करके उस तेल को तिल्ली के तेल में रख लेते हैं और जो खुजली वाली जगह है उस पर लगाएं, तो अभी हमें एक नेचुरल जो जड़ी बूटियां हैं उनसे लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से हम जो ये वर्षा ऋतु जन रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये खोलकर बताइए कि इस मौसम में ऐसे कौन से आहार हैं जिन्हें आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि इस मौसम में आप ऐसे संतुलित आहार लीजिए जिससे इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एक विज्ञान ने एक आहार का पैमाना तय किया है कि आहार के जो कंटेंट है, जो बैलेंस डाइट है, जैसे कि आहार में 6 घटक होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और आपके विटामिन है, साल्ट है, मिनरल्स हैं। तो इस तरह के जो 6 द्रव्य हैं इनको हमें संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन की बात करें तो दाल है,
दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, क्योंकि प्रोटीन एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी ही हमारे शरीर में जो जर्म है उनसे लड़ने की शक्ति देती है। कार्बोहाइड्रेट हमें, जैसे कि डायरिया हो गया था, उसे मिनरल्स की कमी आ गई थी, तो हमें ग्लूकोज तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए संतुलित मात्रा में। और रही बात फैट की, तो फैट भी कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देता है। और अभी वायु बढ़ जाता है हमारे शरीर में वर्षा ऋतु में, तो एक घृत को एक रसायन के रूप में ले सकते हैं 1-1 चम्मच, जिससे कि वायु विकार शांत हो जाए और हमें रसायन के जो गुणधर्म है वो मिल सकें। मिनरल्स की बात है तो आप सभी जानते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 14 तरह के द्रव्य होते हैं, उन्हें हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये सभी द्रव्य हमें खाद्य पदार्थों से मिल जाते हैं। रही बात ड्राई फ्रूट्स की, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। मुनक्का को सभी जानते हैं, अंजीर को सभी जानते हैं, तो इनको हमें दूध में उबाल करके, जैसे भी आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। टाइफाइड फीवर में हम मुनक्का को जानते ही हैं कि मुनक्का सेक करके काली मिर्च और काले नमक के साथ 7-8 मुनक्के रोज लेना चाहिए। अगर और भी दवाइयों की बात करूं तो एनर्जी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में तो हम शताब्दी का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ले सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं अगर आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त है तो। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कई बार ज़रूरी नहीं कि सभी को डायरिया भी हो, तो इसके लिए हमें त्रिफला चूर्ण को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला को रसायन माना गया है और हरितकी को हम सभी जानते हैं। ज़रूरत है उसे हमें अपनाने की क्योंकि ऋतु के अनुसार हरितकी का सेवन बताया है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो 1 या 2 हरितकी का चूर्ण हमें सेंधव लवण के साथ सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। और वर्षा ऋतु के बाद में जो आने वाली ऋतु है शरद, उसमें भी शर्करा के साथ अरहर का सेवन करना चाहिए। आगे आने वाली ऋतु में हेमंत में हम इसको शुंठी के साथ सेवन करते हैं, बसंत में मधु के साथ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ। इस तरह से 6 ऋतुओं में जो रसायन औषधि है हरितकी का बहुत सेवन बताया है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आपको कभी भी ले सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है। इस तरह का आहार हमें लेना चाहिए। और रसोई में तो आप सभी जानती हैं, माता बहनें जानती हैं कि लौंग, जो भी जितने भी मसाले हैं वो सभी आयुर्वेद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि रसोई में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं हमारे पास मिल जाती हैं जो आयुर्वेद में उनके अलग से गुणधर्म हैं और वो इस मौसम में काफ़ी बीमारियों में बचाव में भी सहायक होते हैं। तो रसोई में ऐसे ऐसे जो आपने बताया, इनके अलावा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आयुर्वेद में काम आएंगी? और साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर की आपने बात की, तो इम्यूनिटी बूस्टर के आप कुछ ऐसी औषधियाँ और बताइए हमारे दर्शकों को जो इस मौसम में बीमारियों में सहायता करेंगे, उनसे बचाव में। देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मैं बताना चाहूँगी, हमारे आयुर्वेद के जो महर्षि थे च्यवन, तो उन्होंने एक च्यवनप्राश नामक रसायन द्रव्य की कल्पना की थी और उसका प्रिस्क्रिप्शन बताया उन्होंने। तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसका बताया कि अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लगती है, तब नहीं लेना है। तो जब आपकी अग्नि दुरुस्त है तब आप 1-1 चम्मच रसायन के रूप में इसको ले सकते हैं। और अश्वगंधा चूर्ण, जैसा कि मैंने अभी पहले बता भी दिया है। और दूध तो एक आप जानते हैं ये रसायन भी है, क्योंकि इसमें सारे जो कंटेंट हैं आपके विटामिन ई है, डी है, कैल्शियम है, सभी मिलता है, तो आप इसको ले सकते हैं। आंवला को सभी जानते हैं, आंवला अभी आने ही वाला है, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, करीब मार्च तक चलेगा। एक आंवला अगर हम रोज़ प्रतिदिन लेते हैं किसी भी रूप में, चटनी के रूप में, आंवले के रूप में, च्यवनप्राश के रूप में, तो आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। क्योंकि विटामिन सी हमें इन्फेक्शन होने वाले जो रोग हैं, जो भी घाव नहीं भरता है, उससे रोकती है। और विटामिन की बात करूं तो विटामिन हमें हर चीज़ से मिलती है। विटामिन के लिए अगर अभी तो ये सीजनल ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा पत्ते वाली सब्जियों को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े मकोड़े होने की अधिक संभावना होती है। फिर भी हरी सब्जियों की बात करूँगी तो इसमें पालक तो नहीं लेना है अभी, लेकिन जो परवल है, जो कि आयुर्वेद में एक बहुत ही श्रेष्ठ सब्जी बताई है, परवल ले सकते हो, घिया ले सकते हो, तोरई ले सकते हो। और भी जो अभी खीरा भी आ रहा है जिसमें कि काफ़ी % में जल भी रहता है, जो कि हम नींबू डाल करके सैलेड के रूप में ले सकते हैं। तो ये सब आयुर्वेद है, इनका पूरा विधान है इनको लेने का। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम औषध का ही सेवन करें, हम अपने आहार के द्वारा भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाकर अपने को व्याधि क्षमता बढ़ा सकते हैं, अपनी व्याधि क्षमता को दुरुस्त कर सकते हैं। जी जी सुनीता जी, इस मौसम में अगर बात करें बुज़ुर्गों की, तो हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी अगर बात करें तो उन्हें किस तरह की सावधानियां इस मौसम में रखनी चाहिए, किस तरह का अपना आहार जो है वो करना चाहिए ताकि वो ऐसी बीमारियों से बच सकें?
ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बुजुर्ग ही ऐसे हैं जिनका कोई ख्याल वो खुद नहीं रख पाते हैं। उनको ज़रूरत है दूसरों के द्वारा केयर करने की या उनमें जागरूकता लाने की, क्योंकि उनके जो स्नायु हैं, उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो संधियाँ हैं, सभी शिथिल हो जाते हैं। उन्हें तो अपने खास करके इस मौसम में उन्हें जोड़ों का दर्द ज़्यादा सताता है, क्योंकि नमी के कारण जो मौसम में नमी आ जाती है, तो कोई भी पुरानी चोट या ये दर्द इस मौसम में, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को सभी को उभर आते हैं, तो उन्हें खास रूप से अपनी पाचन शक्ति को देखते हुए, जरूरी नहीं कि वो 1 गिलास दूध पचाएं, वो 1 कप दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 कप दूध में 500 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। और साथ में उन्हें च्यवनप्राश अगर सूट करता है, उन्हें दस्त नहीं है, तो च्यवनप्राश भी 1-1 चम्मच ले सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए मैं ऐसा तेल बताना चाहूँगी जो कि हम घर में ही बना सकते हैं। अजवाइन को तेल में पका लें, तिल्ली के तेल में, उसको जोड़ों पे मालिश करें और धूप में सेक लें, या किसी गर्म बोतल में पानी भर कर भी सेक ले सकते हैं। अजवाइन है, लहसुन है, इन चीज़ों को तेल में पका कर हम उनके जोड़ों को वो भी दुरुस्त रख सकते हैं। और डाइट में उन्हें थोड़ा थोड़ा जैसे भी, क्योंकि उनकी भी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, नहीं पचता है उन्हें दूध वगैरह, तो उसको टाइम टू टाइम जैसे हल्का भोजन दे, जैसे कि दलिया है, मूंग की खिचड़ी है, दाल की है, तो इस तरह से चावल मूंग की खिचड़ी, 1-1 चपाती, इस तरह से उन्हें टुकड़ों में दें। ऐसा नहीं उन्हें एक साथ वो नहीं पचा सकते हैं, इस तरह से उनका क्यों ध्यान रख सकते हैं हम लोग। जी डॉक्टर साहब, बुजुर्गों के बाद में अगर बात करें तो आता है नंबर बच्चों का। तो छोटे बच्चे हैं जो, उनको इस मौसम में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, उनके आहार में क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके? देखिएगा, बुजुर्ग वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। इसी तरह से बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो जिद करने लगते हैं। नहीं, वेदर का मौसम है, फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो इससे उनको अनहेल्दी रहता है उनको। तो इनका ध्यान भी हमें बड़ों को ही रखना होता है कि भाई इस तरह का सेवन करने से आपको कोल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, खांसी जुकाम हो सकता है। आप तो इस तरह से उनको नियमित रूप से 1 गिलास दूध दें। आप मुनक्का डाल के भी दे सकते हैं, आपको अंजीर डाल के भी दे सकते हैं, और भी ऐसे कई टॉनिक मिलते हैं कि हम उनको उनकी हेल्थ में इम्प्रूव करने में सहायता करते हैं। शतावरी चूर्ण भी दे सकते हैं, और आप उसको डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़, क्योंकि वृद्ध और एडल्ट से ज़्यादा जो संतुलित भोजन है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनकी बढ़ती हुई उम्र है, उन्हें ज़रूरत होती है सारे जो हमारे फूड के कंटेंट हैं उसको देने की। तो इस तरह से हम उनको आहार खिला करके या इस तरह से उनका ध्यान रख करके उनकी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉमन सा सवाल ये बनता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत सारी दवाएं लेने के लिए मनाही होती है गर्भाधान के दौरान। तो इस टाइम पे जो उनका रुख जो है वो आयुर्वेद की तरफ रहता है ज़्यादातर। तो आपके सामने भी ये बहुत सारे केसेस आते होंगे, क्योंकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं। तो इसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? ये आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि गर्भवती महिला के अंदर एक जीव पल रहा होता है, उसे 2 लोगों के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ख़ास रूप से गर्भवती महिला की डाइट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर डाइट लेगी तो ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएगी। तो उसके भोजन में भी हमें जो आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चुकंदर है, क्योंकि खून की कमी आ जाती है इस दौरान, क्योंकि दूसरा जीव पल रहा होता है, वो भी माता से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो चुकंदर है, मुनक्का है, अंजीर है, इस तरह के खाद्य पदार्थ दे करके, गुड़ है, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से बिना औषध के ही घर में ही प्राप्त हो जाता है। तो उन्हें दे करके हम आयरन की पूर्ति कर सकते हैं। रही बात कैल्शियम और प्रोटीन की, तो कैल्शियम के लिए हम उन्हें दूध दे सकते हैं, और प्रोटीन के लिए हमें दालों का उपयोग करना चाहिए। सभी तरह की दालों में प्रोटीन मिल जाता है, खास करके सोयाबीन की दाल में अधिक प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरह से हमें रोज़ उसकी आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अभी खास तौर पर अनार है, वो आयरन से भरपूर होता है। केला है, जिंक और आयरन से भरपूर होता है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। मतलब सीजनल फल का प्रयोग करके हम उसे उसकी परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं, और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है वो माँ, अगर इस तरह का आहार और विहार अपने खाने में लाएगी। जी डॉक्टर साहब, पिछले अगर 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल के बाद में एक आम लोगों के
जीवन में ऐसा प्रचलन में आया है कि वो आयुर्वेद की तरफ उनका रुख जो है वो ज़्यादा हुआ है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? इसके पीछे मैं यही कहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी चीज़ पर आवरण पड़ा होता है, उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। जब जितनी ज़्यादा शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों में जागरूकता आई, पढ़ने लगे, तो उन्होंने उसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को जाना कि कौन सी हमारे लिए प्रभावित चिकित्सा पद्धति है, तो उन्होंने इस तरह से आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दिया है। तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि आयुर्वेद में जो हमारे आचार्य चरक हैं, उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद के प्रिंसिपल है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी व्यक्ति हो गया है किसी कारण सेवन करने से, तो उसके विकार को प्रशमन करना। इस चिकित्सा पद्धति के दो ही मुख्य सिद्धांत हैं। तो इसको शिक्षा के द्वारा उन्होंने जाना और अपने जीवन में अपनाया। इस तरह से आयुर्वेद है तो हमारी आयु है तो जीवन है, और जीवन है तो हमारे जो आयुर्वेद के 4 पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति होती है, जैसा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने आयुर्वेद की तरफ अधिक से अधिक रुख किया। क्योंकि अभी की कोरोना काल में भी आपने देखा है कि आयुर्वेद का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों ने उसे अपनाया भी है। एक साधारण सी कही जाने वाली गिलोय, जिसको कि कोई नहीं जानता, लेकिन सभी जानने लगे हैं कि भाई गिलोय का काढ़ा ले लेना आप, या गिलोय का चूर्ण ले लेना, क्योंकि ये हर तरह के ज्वर, हर तरह के खांसी जुकाम, क्योंकि ये एक रसायन है, यह एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो इस तरह के द्रव्यों के सेवन का जो प्रचलन, जो प्रचार प्रसार बढ़ा, इसी के कारण लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। जी डॉक्टर साहब, इस मौसम में जो वर्षा ऋतु की बात करें तो इसमें पाचन संबंधी जो रोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी मूल औषधियाँ हैं जो पाचन संबंधी जो रोग हैं उनका निदान कर सकती हैं? आपने ये सही पूछा है कि लोग पाचन संबंधी विकार क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें वायु का अधिक बढ़ जाती है, प्रकोप हो जाता है, और हम सोचते हैं कि चलो बरसात हो रही है, कुछ ऐसा स्पाइसी फूड या पकवान खा लेते हैं जिससे कि मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करके गलत करते हैं, क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया है कमज़ोर हो जाती है। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में हमारी बॉडी का जो बल है, जो इम्यूनिटी है, हीन रहती है और ऋतुओं की तुलना में। तो हमें अपने भोजन में हल्के द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि शाम को ज़रूरी नहीं कि हम हाई डाइट लें, दलिया भी ले सकते हैं, कभी खिचड़ी ले लें। एक जैसा भोजन नहीं लेना है कि भाई आज हमें बिल्कुल बाहर जाके रोड साइड का खाना है या इस तरह का नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो कितना अनहाइजीनिक है उनके लिए। तो हमें घर पे ही बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक ताजगी है, उसमें जो एक संस्कार किए हुए हैं, हींग का, जीरे का जो भी हम बघार देते हैं, उसका एक हमें पता होता है कि हमने भाई एक इसमें शुद्धता बनाने में बढ़ती है। तो हमें इस तरह से ये घरेलू में बनाए हुए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने इस वर्षा ऋतु में जो होने वाले रोग हैं और उनके निदान के बारे में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के इस मूल सिद्धांतों की जो चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वर्षा ऋतु के इस समय में अपने आहार में, अपने व्यवहार में, उनमें संयमित जो है वो संयमितता रखें, एक संयमित आहार लें, साथ ही जो व्यायाम है उसको ज़रूर अपना जो है वो चालू रखें, उसको योग करते रहें। जीवन में जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उनका सबका ध्येय जो है वो व्यक्ति को स्वस्थ रखना होता है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये व्यक्ति को मूल रूप से आपके अंतर्मन से स्वस्थ करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में बीच बहस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।